आज की दुनिया ये तो पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। सोचिए, कुछ दशक पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये वाकई एक डिजिटल क्रांति है। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे हम इस तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ रहे हैं। जैसे वो कई मुफ्त ऐप्स होते हैं ना। हाँ, होते हैं। वो असल में मुफ्त नहीं होते। हम अपनी निजी जानकारी देकर उनकी कीमत चुकाते हैं एक तरह से। ये सोचने वाली बात है। क्या हम इन जोखिमों को ठीक से समझते भी हैं? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये जो डिजिटल निर्भरता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए एक ईएमपी अटैक हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हाँ, वो तो सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खत्म कर सकता है। और देखिए, जो लोग सोचते हैं कि वो डिजिटल दुनिया से दूर हैं, हाँ, वो भी असल में इस पर निर्भर हैं। आप सोचिए, अस्पताल, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, ये सब बुनियादी चीजें भी तो आज तकनीक पर ही चल रही हैं। अगर तकनीक बंद तो ये सब बंद। और बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है। वो 2005 और 2013 के पोप चुनाव की तस्वीरें याद हैं? हाँ हाँ। 8 साल में ही भीड़ के हाथों में मोबाइल और टैबलेट दिखने लगे। साफ दिखता है कि तकनीक कितनी जल्दी हमारी जिंदगी में घुस गई। बिल्कुल। और ये डिवाइस जैसे फोन, टैबलेट, ये सब जिंदगी आसान तो बनाते हैं, पर सुरक्षा के बारे में अक्सर हम बाद में सोचते हैं। हाँ, वो तो है। वही मुफ्त ऐप्स, वो हमारी लोकेशन, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिवाइस आईडी, न जाने क्या क्या लेते हैं। विंडोज 10 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफॉल्ट सेटिंग में वो हमारी वेब एक्टिविटी ट्रैक करता है। देखिए, जानकारी ही आज की ताकत है और कंपनियां इसे इकट्ठा कर रही हैं। तो फिर साइबर सुरक्षा को अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो वो क्या? साइबर सुरक्षा सीधे शब्दों में कहे तो ये है हमारे डिजिटल डिवाइस, हमारे नेटवर्क, हमारी जानकारी, इनको सुरक्षित रखना, स्थिर रखना, भरोसेमंद बनाना, ताकि कोई गलत व्यक्ति या कोई रुकावट, कोई हैकर हमें बड़ा नुकसान न पहुंचा सके, चाहे वो नुकसान निजी हो, पेशावर हो या फिर वित्तीय। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा की बात है। और इसका दायरा भी तो बढ़ गया है ना अब। पहले शायद सिर्फ बाहरी हमलों से बचाव सोचते थे, पर अब? हाँ बिल्कुल। अब इसमें प्रक्रिया की कमजोरियां, मतलब प्रोसेस में गड़बड़, इस्तेमाल करने वालों की गलतियां, यहाँ तक के अंदर के लोग जो खतरा बन सकते हैं, वो सब शामिल है। वो अमेज़न वाली घटना याद है? हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी शायद। हाँ, एक छोटी सी टाइपिंग एरर और उसकी वजह से कई बड़ी बड़ी ऑनलाइन सेवाएं घंटों तक बंद रहीं। छोटी सी चूक और असर कितना बड़ा। पहले इंटरनेट धीमा था तो शायद जोखिम भी कम थे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, बैंकिंग, शॉपिंग। सही कहा। तेज इंटरनेट है, संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन है, और जिन कंपनियों ने ये कनेक्टेड तकनीक जल्दी अपनाई, उन्हें फायदा भी हुआ। इसे एक तरह का डिजिटल डार्विन प्रभाव कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, इससे सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ीं। पहले क्या था, कंपनियों में आईटी डिपार्टमेंट सब कंट्रोल करता था। फिर क्लाउड आ गया, ऐप स्टोर आ गए। हाँ, उसे आसानी हुई। आसानी तो हुई, पर अब अक्सर बिजनेस टीमें खुद ही तकनीक चुन लेती हैं। उन्हें लगता है इससे काम जल्दी होगा, पैसे बचेंगे। और सुरक्षा का नंबर बाद में आता है। ये तो वही बात हुई, सुविधा और बचत को सुरक्षा के साथ तोलना मुश्किल काम है, ये संतुलन बनाना। और ये अटैक वेक्टर क्या है? हमले के रास्ते? हाँ, अटैक वेक्टर यानी हमले के संभावित रास्ते। जितनी ज्यादा तरह के डिवाइस और कनेक्शन होंगे, जैसे वो अपना डिवाइस लाओ यानी BYOD पॉलिसी। हाँ, कई ऑफिस में होती है। बिल्कुल। तो जितनी ज्यादा विविधता, उतनी ज्यादा कमजोरियां। पहले ऑफिस में शायद सिर्फ ब्लैकबेरी इस्तेमाल होता था, अब कोई भी फोन ले आता है। इससे सुरक्षा संभालना मुश्किल हो जाता है। इसे साइबर प्लम्बिंग की तरह समझ सकते हैं क्या? जानकारी पानी है और डिवाइस नेटवर्क पाइपलाइन। हाँ, बढ़िया उपमा है। बिल्कुल। जितने ज्यादा कनेक्शंस, उतनी मुश्किल निगरानी और सुरक्षा। इसीलिए सुरक्षा जोन बनाए जाते हैं। जैसे हवाई जहाज का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अलग रखा जाता है। हालांकि अब नई तकनीकें आ रही हैं जो शायद इसे भी बदल दें। और इसी जटिलता का फायदा उठाकर साइबर अपराध, वो तो एक पूरा उद्योग बन गया है। बिल्कुल। वो बचाव में मौजूद कमियों का ही फायदा उठाते हैं। और असल घटनाओं को देखने से ये बात और साफ हो जाती है। जैसे 2013 की टारगेट वाली घटना या स्नोडन वाला मामला, ये बड़े मोड़ थे। हाँ, टारगेट ब्रीच के बारे में थोड़ा बताएं। संक्षेप में क्या हुआ था? टारगेट में क्या हुआ कि उनके एक एयर कंडीशनिंग HVAC सिस्टम के सप्लायर थे, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए। अच्छा, सप्लायर के? हाँ, और उन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके हमलावर टारगेट के पेमेंट नेटवर्क में घुस गए।
फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम, मतलब जहां कार्ड स्वाइप होता है वहां मैलवेयर डाल दिया ओह, और लाखों ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा ली। और पता है क्या, शुरुआती जो सुरक्षा अलर्ट थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। तो इसकी जड़ क्या थी? मतलब सिर्फ सप्लायर की गलती थी या और भी कुछ? नहीं, ये कई चीजों का नतीजा था। एक तो जैसा मैंने कहा, बाहरी सप्लायर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। इसे स्टैक्ड रिस्क कहते हैं। आपका जोखिम किसी और के कंट्रोल पर टिका है। दूसरा, उन्होंने शायद पूरे जोखिम का सही अंदाजा नहीं लगाया। और तीसरा, वो बस न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे थे, जो उस समय के एडवांस खतरों के लिए काफी नहीं थे। कहते हैं कि कम से कम 50 अलग अलग सुरक्षा उपाय थे जो शायद इसे रोक सकते थे या कम कर सकते थे। बाप रे, मतलब ये कि इतनी बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होती हैं। कई सुरक्षा चूकें, गलत अनुमान, चेतावनियों पर ध्यान न देना, इन सब के मिलने से। एकदम सही कहा, ये समय के साथ पनपती हैं और यहीं पर साइबर सुरक्षा के अलग अलग पहलू और टीमें काम आती हैं। लोग अक्सर हैकिंग और साइबर सुरक्षा को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। हाँ, इनमें क्या मुख्य फर्क है? देखिए, हैकर को सफल होने के लिए बस एक कमजोरी ढूंढनी होती है, बस एक रास्ता अंदर जाने का। लेकिन जो सुरक्षा टीम है, उसे तो सभी जरूरी कमजोरियों को देखना पड़ता है, उन्हें बंद करना होता है। जैसे घर बनाते वक्त सिर्फ दरवाजा नहीं, खिड़कियां, दीवारें सब मजबूत बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसीलिए साइबर सुरक्षा में अलग अलग विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे अस्पताल में सर्जन, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर सब होते हैं ना, वैसे यहाँ भी अलग अलग रोल हैं। तो कौन कौन सी मुख्य टीमें या भूमिकाएं होती हैं इसमें? मोटे तौर पर देखें तो एक तो मैनेजमेंट है, जिसका मुखिया होता है CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। जैसे CFO पैसों का हिसाब रखता है, CISO तकनीक की सुरक्षा और जोखिम का। ओके। फिर ऑडिट और असेसमेंट टीम होती है, ये जांच करती है कि नियम कायदे ठीक से माने जा रहे हैं या नहीं। फिर है इवेंट मॉनिटरिंग टीम, ये लोग लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही, और अगर होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। ये रिएक्टिव हो गया। हाँ, ये ज्यादातर रिएक्टिव है। फिर प्रोएक्टिव टीम्स भी होती हैं, जो पहले से बचाव के उपाय करती हैं, नीतियां बनाती हैं, सिस्टम को मजबूत करती हैं। और हाँ, टेस्टिंग टीम, जिसमें एथिकल हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकर्स मतलब वो लोग जो कंपनी की इजाजत से हमलावरों की तरह ही सिस्टम में कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि असली हमलावर उनका फायदा उठाएं, उससे पहले ही उन्हें ठीक किया जा सके। इसे पेनेट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। समझ गए, मतलब रोकता मिलाद से बेहतर है। ये बात यहाँ भी लागू होती है। प्रोएक्टिव सुरक्षा ज्यादा अच्छी है। हाँ बिल्कुल, प्रोएक्टिव सुरक्षा हमेशा रिएक्टिव से बेहतर और आमतौर पर सस्ती भी पड़ती है। इसलिए गवर्नेंस यानी सही नीतियां और प्रक्रियाएं बनाना बहुत जरूरी है। एक साइबर सुरक्षा आर्किटेक्ट भी होता है जो ये देखता है कि सब सिस्टम सुरक्षित तरीके से जुड़े हों। और आपने विशेषज्ञों की बात की, क्या इसमें टीम की विविधता भी मायने रखती है? बहुत ज्यादा। एक विविध टीम, अलग अलग पृष्ठभूमि, अनुभव, सोचने के तरीके वाले लोग खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकती है, उनका अनुमान लगा सकते हैं, जिसे EGG कहते हैं, एथनिकली, ज्योग्राफिकली, जेंडर, एजुकेशनली डाइवर्स। ये तो दिलचस्प है। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बड़ी सुरक्षा घटनाओं और उनके पीछे के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये डिजिटल सुरक्षा में चूक कैसे होती है और बचाव कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत एक ऐसी स्थिति से करते हैं जहां मतलब सिस्टम के अंदर का ही कोई व्यक्ति जिस पे पूरा भरोसा है वही बड़ी गड़बड़ी कर देता है। एडवर्ड स्नोडन का मामला लें। हाँ, स्नोडन NSA के लिए कॉन्ट्रैक्टर थे और लाखों गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए। और दिलचस्प बात यह कि उनके पास ऊंची सुरक्षा मंजूरी थी। पहले CIA, डेल जैसी जगहों पर काम किया था, फिर भी कम वेतन वाली नौकरी ली। हाँ, और देखिए, स्नोडन के अपने शब्दों में वजह थी नागरिकों के बड़े पैमाने पर हो रही निगरानी और सरकारी निगरानी तंत्र में कमी, नियंत्रण की कमी। अच्छा। और ये हुआ कैसे? दरअसल ये अंदरूनी जानकारी, कुछ हद तक सिस्टम के विशेष अधिकार, मतलब प्रिविलेज्ड एक्सेस, और मौके का, वो कहते हैं ना, एक खतरनाक मेल था। सिस्टम की विफलताएं तो साफ थीं। जैसे एडमिन क्या कर रहे हैं उस पर पूरी निगरानी नहीं थी, ऑडिट ट्रेल्स को या तो दरकिनार किया गया या उनमें कोई अलर्ट दिखाई नहीं। ओह। और अधिकार ऐसे थे
कि वो स्वतंत्र रूप से काम तो कर सकते थे, निम्न स्तर के थे, लेकिन इतने ऊंचे भी थे कि उनका गलत इस्तेमाल हो सके। और यूएसबी ड्राइव, वो तो आराम से अंदर बाहर ले जाई जा सकती थी। मतलब सिस्टम पर भरोसा तो कर लिया, पर निगरानी कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल। मूल कारण तो कई थे। एडमिन की अपर्याप्त निगरानी, किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा जानकारी और अधिकारों का जमा हो जाना, जिसे टॉक्सिक एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। अच्छा। और वो जो न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत है, यानी लीस्ट प्रिविलेज, कि भाई उतने ही अधिकार दो जितने काम के लिए जरूरी हैं, उसका पालन नहीं हुआ। सिस्टम ऑडिटिंग कमजोर थी, दोहरे नियंत्रण यानी ड्यूअल कंट्रोल की कमी थी, और फिजिकल सुरक्षा, जैसा मैंने कहा, वो भी लापरवाह थी। अब ये बहस तो चलती है कि वो विसल ब्लोअर थे या देशद्रोही। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है। हाँ, उन्होंने दस्तावेज बिना पूरी समीक्षा के जारी किए, लेकिन सरकारी निगरानी और बैकडोर का खुलासा भी किया। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां होती हैं ना, वो अक्सर उतना ही काम करती हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा मुफ्त में कौन देगा? सही बात है। खैर, स्नोडन जैसे मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर सुरक्षा की बुनियाद क्या होनी चाहिए। मतलब साइबर सुरक्षा की वो मूल सिद्धांत क्या है जिनसे ऐसी चूकों से बचा जा सके? देखिए, इसके लिए एक सीधा साधा 5 कदम का तरीका है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। पहला, पहचाने कि आपके लिए मूल्यवान संपत्ति क्या है, डिजिटल दुनिया में क्या कीमती है। दूसरा, उसे उचित सुरक्षा कवच दें। तीसरा, अगर कोई सेंधमारी हो तो उसका पता लगाएं। चौथा, उस समस्या को अलग करें, काबू में करें और जवाबी कार्रवाई करें। और पांचवा, जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करें या बदलें। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी और किफायती वो पहले 2 कदम ही हैं, पहचानना और सुरक्षा करना। ये तो ठीक है, पर ये पहचानना कैसे डिजिटल चीजों के लिए? यहीं पर सूचना वर्गीकरण या इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन काम आता है। मतलब आप अपने डेटा को उसकी गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, अखंडता, इंटेग्रिटी और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी के आधार पर बांटते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आप 100 रुपए तो जेब में रख सकते हैं, है ना, लेकिन 10 लाख रुपए, उसके लिए तो बैंक का लॉकर चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही आपको तय करना होता है कि सुरक्षा कहाँ लगानी है। डेटा पर, डिवाइस पर, एप्लीकेशन पर, सिस्टम पर, नेटवर्क पर। ये सब साइबर डिफेंस पॉइंट्स हैं। और सुरक्षा करें कैसे? मतलब तरीके क्या हैं? इसके लिए अलग अलग तरह के नियंत्रण हैं। फिजिकल, जैसे ताला चाबी। तकनीकी, जैसे फायरवॉल, एन्क्रिप्शन। प्रक्रियात्मक, यानी नियम और कायदे। और कानूनी नियंत्रण भी। अच्छा। और ये नियंत्रण काम कैसे करते हैं उसके भी तरीके हैं। निवारक, प्रिवेंटिव, यानी पहले ही रोकना। जासूसी, डिटेक्टिव, यानी पता लगाना। और सुधारात्मक, करेक्टिव, यानी ठीक करना। सबसे अच्छा तो होता है सिक्योरिटी बाय डिजाइन, मतलब शुरुआत से ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर चीजें बनाना। और वो आपने पहले कहा था डिफेंस इन डेप्थ। हाँ, डिफेंस इन डेप्थ। हाँ। यानी सुरक्षा की कई परतें बनाना, जैसे किले में होता है ना, दीवारें, फिर खाई, फिर पहरेदार। क्योंकि हमलावर को तो बस सिर्फ एक कमजोरी ढूंढनी होती है। सही है। और अक्सर ये सुनने में आता है कि भाई सबसे कमजोर कड़ी तो इंसानी होते हैं। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। कई कारण हैं इसके पीछे। एक तो साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी की कमी। दूसरा, जोखिमों के बारे में ठीक से बताया नहीं जाता। फिर कंपनी का माहौल खराब हो सकता है, कर्मचारी असंतुष्ट हो सकते हैं। सुरक्षा प्रशिक्षण में निवेश की कमी भी एक बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ी चीज, प्रक्रियाओं की जगह सिर्फ भरोसे पर काम करना, खासकर जिनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं उनके लिए। बिल्कुल। और वो जो आपने पहले कहा था, सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी की कमी, यानी किसी एक व्यक्ति की स्पष्ट जवाबदेही न होना। और हाँ, सोशल इंजीनियरिंग, मतलब लोगों को बहला फुसलाकर जानकारी निकलवा लेना। सोशल इंजीनियरिंग, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर असरदार होता होगा। बहुत ज्यादा। एक किस्सा है गार्ड बॉब का, जहां कोई भी उससे मीठी मीठी बातें करके थोड़ा भरोसा जीतकर आराम से बिल्डिंग में घुस सकता था। सुरक्षा गार्ड ही दरवाजा खोल देता था। अरे बाप रे। हाँ, और देखिए, कभी कभी तो सुरक्षा विशेषज्ञ भी बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। और कंपनी का माहौल, अगर कर्मचारी नाखुश हैं तो वो अंदरूनी खतरा बन सकते हैं, हमलावरों की मदद कर सकते हैं। स्नोडन के मामले में भी यही हुआ ना। भरोसे पे ज्यादा जोर था, प्रक्रिया पर कम। और वो SPA, सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उसका ना होना तो सुरक्षा में एक बहुत बड़ा छेद छोड़ देता है। तो इंसानी पहलू तो समझ आ गया। अब जरा तकनीक के मैदान की बात करें, वहां क्या चल रहा है? ये अटैक सरफेस क्या होता है? अटैक सरफेस मतलब वो पूरा दायरा जहां से कोई हमलावर आपके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर सकता है। वेबसाइट, नेटवर्क, ईमेल, डिवाइस, सब कुछ।
अच्छा, और ये मैलवेयर हमले कैसे होते? उसके कई चरण होते हैं। पहले जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉनेसेंस, फिर हमले के लिए टूल बनाना, टूलिंग, फिर संक्रमण फैलाना, इन्फेक्शन, सिस्टम में अपनी जगह बनाए रखना, परसिस्टेंस, और फिर बाहर अपने कंट्रोलर से संपर्क साधना, कम्युनिकेशन। तो बचाव के लिए बुनियादी तकनीकी चीजें क्या हैं? कई चीजें हैं। एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आजकल एआई आधारित वाले पुराने सिग्नेचर आधारित से काफी बेहतर हैं। फायरवॉल हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। घुसपैठ का पता लगाने और रोकने वाले सिस्टम IDISP हैं। डेटा हानि रोकथाम DLP टूल्स हैं जो संवेदनशील डेटा को बाहर जाने से रोकते हैं। एन्क्रिप्शन है डेटा को छिपाने के लिए, हालांकि ये कभी-कभी बचाव पक्ष के लिए भी निरीक्षण मुश्किल बना देता है और समय के साथ टूट भी सकता है। प्रॉक्सी सर्वर, पहचान और एक्सेस नियंत्रण जो सिर्फ पासवर्ड से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कंटेनराइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, ये सब तकनीकें हैं। और हाँ, नियमित रूप से पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना। और हमले के तरीके भी तो लगातार बदल रहे होंगे। आजकल क्या ज्यादा चलन में है? बिल्कुल बदल रहे हैं। आजकल रैंसमवेयर का बहुत जोर है। हमलावर आपकी फाइलें एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर उन्हें खोलने के बदले पैसे मतलब फिरौती मांगते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। चोरी हुए पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल करना भी बहुत आम है। और DDoS हमले, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें लाखों असुरक्षित IoT डिवाइस जैसे घर के कैमरे या राउटर, उनका इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट या सेवा को ठप कर दिया जाता है। ओह। फिशिंग और स्पीयर फिशिंग, ईमेल के जरिए मालवेयर फैलाना तो पुराना तरीका है पर अब भी कारगर है। ड्राइव बाय डाउनलोड भी खतरनाक है, जिसमें सिर्फ किसी गलत लिंक पर क्लिक करने से ही आपके सिस्टम में मालवेयर आ सकता है। और पॉलीमॉर्फिक मालवेयर, ये वो हैं जो अपना कोड बदलते रहते हैं ताकि पुराने एंटीवायरस उन्हें पहचान न सकें। तो बचाव के तरीके भी विकसित हो रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट MDM है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अब बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं है, साथ में फोन पर कोड या बायोमेट्रिक जैसा कुछ और भी चाहिए। सुरक्षा उपकरणों में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है ताकि नए खतरों को जल्दी पकड़ा जा सके। हनी पॉट हैं हमलावरों को फंसाने के लिए बनाए गए नकली जाल। नेटवर्क की पूरी रिकॉर्डिंग रखना, डेटा को सीमित समय तक ही रखना और फिर उसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर देना। और हाई सिक्योरिटी जोन बनाना संवेदनशील डेटा के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा को शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाया जाए और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसमें मैनेजमेंट का पूरा समर्थन हो। इसका एक बहुत बड़ा और शायद दुखद उदाहरण 2014 का सोनी पिक्चर्स हैक है ना? ऐसा लगता है जैसे वहां सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ ही गलत हो गया। हाँ, वो साइबर सुरक्षा विफलताओं की एक क्लासिक केस स्टडी बन गया है। 100 टेराबाइट से ज्यादा डेटा चोरी हुआ था। सोचिए, ईमेल, रिलीज नहीं हुई फिल्में, कर्मचारियों की निजी जानकारी, सब कुछ। और कहते हैं उन्हें पहले चेतावनी भी मिली थी। हाँ, हैकर्स ने, जो खुद को गार्डियंस ऑफ पीस कह रहे थे, उन्होंने चेतावनी वाले ईमेल भेजे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर एक दिन कर्मचारियों के कंप्यूटर स्क्रीन पर हमले का संदेश दिखने लगा। अनुमानित नुकसान $300 मिलियन से ज्यादा था और कंपनी का काम कई दिनों तक ठप रहा। तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? क्या वो सारी गलतियां हुई जिनका हमने अभी जिक्र किया? निगरानी की कमी, प्रोसेस की कमी, SP ना होना? काफी हद तक हाँ। सोनी की जो सुरक्षा रणनीति थी वो विकेंद्रीकृत थी, मतलब बिखरी हुई थी। अलग अलग विभाग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, जिससे तालमेल और नियंत्रण में शायद कमी आई। उन्होंने शायद इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया कि कोई देश, संभवतः उत्तर कोरिया, वो द इंटरव्यू फिल्म के कारण उन पर इतने बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। अच्छा। उनकी डिफेंस इन डेप्थ, वो सुरक्षा की परतें, वो अपर्याप्त थी। डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP उपकरण या तो फेल हो गए या शायद थे ही नहीं। सिस्टम में जो जानी पहचानी कमजोरियां थीं, उनके लिए पैच मतलब अपडेट समय पर नहीं लगाए गए थे। ओह, ये तो बड़ी चूक है। हाँ, और इसी वजह से वर्म और वाइपर मैलवेयर को फैलने का मौका मिला। पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर ने मौजूदा सुरक्षा उपायों को आसानी से बाईपास कर दिया। रिकॉर्ड रखने की खराब नीतियों के कारण सालों पुरानी ईमेल भी लीक हो गए। मतलब डेटा क्लासिफिकेशन भी नहीं था, सही से लागू नहीं किया गया था, जिससे संवेदनशील डेटा असुरक्षित पड़ा रहा। अंदरूनी मदद की भी अटकलें लगाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमने पहले भी कही, विभिन्न डिवीजनों के बीच सुरक्षा के लिए कोई एक स्पष्ट सिंगल पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी SPA की कमी थी। कोई एक गर्दन नहीं थी जिसे पकड़ा जा सके। ये मामला साफ दिखाता है कि साइबर सुरक्षा में अगर आप पर्याप्त निवेश नहीं करते हैं तो बाद में उसका खमियाजा कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इस तरह की जवाबदेही की कमी अक्सर बड़ी सुरक्षा चूकों को जन्म देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में जो एक
अदृश्य लड़ाई चल रही है ना, उसके बारे में और उससे जुड़े खतरे क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। रोज लाखों कोशिशें होती हैं हमारे डिजिटल अकाउंट्स में, हमारे डिवाइसेस में घुसपैठ करने की। कभी कभी तो ये बस मौके का फायदा उठाने वाले हमले होते हैं। हाँ, मतलब रैंडम अटैक्स। बिल्कुल। और कभी कभी ये बहुत टारगेटेड होते हैं, किसी खास व्यक्ति या क्या कहते हैं संस्था को निशाना बनाकर। अक्सर मकसद होता है राजनीतिक या कोई आर्थिक फायदा। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हमलावर हैं कौन। मतलब ये सिर्फ वो फिल्मों वाले हैकर नहीं है अंधेरे कमरे में बैठे हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें देशों की सरकारें भी शामिल हो सकती हैं, आतंकवादी समूह भी, बड़े बड़े संगठित अपराधी गिरोह। हाँ, और वो एक्टिविस्ट भी होते हैं जो कोई सामाजिक या राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। सही कहा। और फिर पेशेवर हैकर्स जो पैसों के लिए काम करते हैं, यहां तक कि कंपनी के अंदर के ही नाराज लोग। हाँ, अंदरूनी खतरा जिसे कहते हैं। और शौकिया हैकर्स भी जो बस ट्राया मार रहे होते हैं। तो असल में अगर सही टूल हो तो कोई भी कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, खतरा और भी बढ़ गया है। खासकर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जब घर की आम चीजें, आपका फ्रिज, टीवी, यहाँ तक कि बल्ब भी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। हाँ, ये IoT वाली बात। हाँ, तो खतरा अब सिर्फ दफ्तरों या बैंकों तक नहीं है, वो हमारे घरों तक पहुंच गया है। सोचिए कोई आपका स्मार्ट फ्रिज हैक करके आपके पूरे घर के नेटवर्क में घुस सकता है। बाप रे। और हमला करने के लिए आप कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज या महंगे साधन नहीं चाहिए। आसानी से मिलने वाले फ्री या सस्ते टूल से भी कोई ये कर सकता है। अगर हम देशों की बात करें तो वो जो पुरानी जासूसी होती थी, हाँ, फिल्मों वाली। हाँ, वो अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। पहले जासूसी में बहुत लोग लगते थे, बहुत पैसा खर्च होता था। अब वही काम टेक्नोलॉजी से, कम लागत में, कम लोगों से और ज्यादा सफाई से हो सकता है। सही। कुछ देश तो बाकायदा साइबर हमले करवाते हैं दूसरे देशों की सीक्रेट जानकारी चुराने के लिए, या फिर उनकी जरूरी सर्विसेज जैसे बिजली या पानी सप्लाई उस पर कंट्रोल पाने के लिए। और ये सिर्फ देश ही नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी समूह भी पीछे नहीं है। वो साइबर हमलों का इस्तेमाल करते हैं पैसा उगाने, मतलब फंड रेजिंग के लिए, अपने दुश्मनों को ऑनलाइन बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने के लिए, और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने के लिए भी। अच्छा। जो संगठित अपराधी हैं उनका मकसद तो एकदम साफ है, पैसा कमाना। हाँ, पैसा कमाना, चाहे वो सीधे क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर हो या फिर कंपनियों या लोगों का डेटा चुराकर उन्हें ब्लैकमेल करना हो। और हैक्टिविस्ट जो हैं वो अक्सर राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्यों के लिए वेबसाइट बंद कर देते हैं या कोई सेंसिटिव जानकारी लीक कर देते हैं, पर उनका मकसद आमतौर पर सीधे लोगों को पैसों का नुकसान पहुंचाना नहीं होता। तो मतलब इतने सारे अलग अलग इरादे, अलग अलग हमलावर, खतरा हर तरफ से है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन खतरों को समझें कैसे? सिर्फ डर जाना या बिल्कुल लापरवाह हो जाना ये तो ठीक नहीं है। यहीं पर जोखिम यानी रिस्क का कॉन्सेप्ट आता है। साइबर सुरक्षा जोखिम का सीधा मतलब है किसी भी ऐसी चीज से नुकसान होने की संभावना जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उनमें जो जानकारी है उसको खतरा हो। ठीक है। अब जोखिम को ठीक से समझने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना होता है। पहली कि कोई बुरी घटना, कोई अटैक होने का चांस कितना है, संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। ओके, संभावना। और दूसरी, अगर वो घटना हो गई तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। असर मतलब पैसों का नुकसान? हाँ, पैसों का नुकसान हो सकता है, कंपनी की इज्जत का नुकसान हो सकता है, या फिर पूरा काम ही ठप हो सकता है। ये सब असर में आता है। ये तो दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि हम अक्सर खतरों को गलत समझ लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कहीं पढ़ा था कि वेंडिंग मशीन गिरने से ज्यादा मौतें होती हैं भूरे भालू के हमले से। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। शायद इसलिए कि हम वेंडिंग मशीन के खतरे की संभावना और असर दोनों को कम आंकते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए बड़ी संस्थाओं के लिए जरूरी है कि वो जोखिमों को सिर्फ महसूस न करें बल्कि उन्हें एक तरह से नंबर दें, ताकि पता चले कौन सा जोखिम ज्यादा गंभीर है और किस पर पहले ध्यान देना है। अच्छा, नंबर कैसे देते हैं? इसके लिए वो रिस्क रजिस्टर जैसी चीजें बनाती हैं, एक लिस्ट जिसमें सारे संभावित जोखिम, उनकी संभावना कितनी है और असर कितना होगा, ये सब लिखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं छोटे छोटे जोखिम मिलकर कोई बड़ा खतरा तो नहीं बन रहे। उसे स्टैक्ड रिस्क कहते हैं। स्टैक्ड रिस्क मतलब एक के ऊपर एक? हाँ, जैसे कई छोटी छोटी कमजोरियां मिलकर एक बड़ी सेंधमारी
का रास्ता खोल दें। फिर इन जोखिमों से निपटने के तरीके तय होते हैं। जैसे या तो खतरे को होने से ही रोकें, प्रिवेंशन। अगर रोक नहीं सकते तो उसका असर कम करने की कोशिश करें, रिडक्शन। कुछ छोटे मोटे जोखिमों को चलो ठीक है मान लेते हैं, एक्सेप्टेंस। हमले की हालत के लिए पहले से प्लान बनाकर रखें, कंटिंजेंसी प्लानिंग, बैकअप प्लान जैसा। हाँ, या फिर जोखिम को किसी और को ट्रांसफर कर दें, जैसे साइबर बीमा खरीद कर। हाँ, ये बीमा वाली बात भी सही है। वो जोखिम को खत्म नहीं करता, बस उसका जो पैसों का झटका लगता है वो कोई और झेल लेता है। बिल्कुल। चलिए मान लिया हमने जोखिम समझ लिया, तैयारी भी कर ली, लेकिन अगर असल भी कोई डिजिटल दरवाजा खटखटाता है और इरादे नेक नहीं है, तब क्या? हाँ, तब सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट यानी सुरक्षा घटना प्रबंधन की प्रक्रिया काम आती है। पहला कदम तो ये है कि छोटी मोटी घटनाओं, जैसे कोई अपना पासवर्ड भूल गया, इसको इवेंट कहते हैं, और वास्तविक सुरक्षा हमलों, जैसे किसी हैकर ने सिस्टम में घुसपैठ कर ली, जिसे इंसिडेंट कहते हैं, इनके बीच फर्क करना। अच्छा, इवेंट और इंसिडेंट। हाँ, एक बार पक्का हो जाए कि ये एक वास्तविक हमला यानी इंसिडेंट है, तो एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले तो हमले का पता लगाना और उसकी रिपोर्ट करना। फिर जो सिस्टम या हिस्सा प्रभावित हुआ है उसे फौरन बाकी नेटवर्क से अलग करना, आइसोलेशन कहते हैं इसे, ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। हाँ, ये जरूरी है। उसके बाद सिस्टम की सफाई करना और उसे वापस ठीक करना, क्लीनिंग और रेस्टोरेशन। और सबसे आखिर में पूरी घटना की समीक्षा करना, ताकि पता चले कि क्या गलत हुआ और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। सबक सीखना। बिल्कुल। जितनी जल्दी हमले का पता चलता है और जितनी तेजी से सही कदम उठाए जाते हैं, उतना ही नुकसान कम होता है। भविष्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हमारे घर स्मार्ट हो रहे हैं, फिर वो ऑगमेंटेड रियलिटी है जिससे आंखों के सामने डिजिटल जानकारी दिख सकती है, सेल्फ ड्राइविंग कारें, हाँ, वो भी आ रही हैं। बेहतर हेल्थ टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। नहीं, ये अब हकीकत बन रहा है। और इन सभी तकनीकी तरक्कियों का एक नतीजा ये भी है कि हमारे बारे में पहले से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेटा बन रहा है, जमा हो रहा है, और उस तक ज्यादा लोगों की पहुंच भी बन रही है। हाँ, डेटा ही डेटा। बिल्कुल। डेटा स्टोरेज सस्ता हो रहा है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि डेटा चुराने और उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिशें और ज्यादा तेज और सोफिस्टिकेटेड होंगी। जरा सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कार का सिस्टम हैक हो जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, और साथ ही कंपनियों का बिजनेस मॉडल भी बदल रहा है। वो एक बार सामान बेचने के बजाय अब लगातार चलने वाली सब्सक्रिप्शन सेवाएं देना चाहती हैं, और इसके लिए उन्हें हमारे डेटा की जरूरत होती है। ये डेटा को और भी कीमती और आकर्षक निशाना बनाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जाएगी। और इसके साथ ही साइबर सुरक्षा का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिसमें सही टेक्नोलॉजी हो, ठोस प्रक्रियाएं हों, और सबसे जरूरी, लोग जागरूक हों। तो आज की इस चर्चा में हमने डिजिटल दुनिया के इस अदृश्य युद्ध को समझने की कोशिश की। देखा कि हमलावर कितने तरह के हो सकते हैं, आम शौकिया से लेकर देशों तक। हाँ, हमने जोखिम को कैसे समझें, कैसे मैनेज करें, ये तरीके देखे, और जाना कि अगर हमला हो जाए तो क्या करना चाहिए। साथ ही भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़े सुरक्षा के पहलुओं पर भी बात की। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि अच्छी साइबर सुरक्षा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। हाँ, इसके लिए एक अनुशासित, एक होलिस्टिक और जोखिम को समझने वाला नजरिया चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और लोग तीनों का सही बैलेंस जरूरी है। शायद सबसे बड़ा साइबर खतरा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस या हैकिंग टूल नहीं है, तो क्या है? बल्कि हमारी अपनी लापरवाही है, या ये सोच कि अरे मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि इस बातचीत से साइबर सुरक्षा के इस मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी विषय पर कुछ रोशनी पड़ी होगी और सुनने वालों को कुछ काम की बातें पता चली होंगी। क्या ये उपयोगी लगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं, और ये भी कि हमें इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।